नमस्कार दोस्तों। रोजगार इस रौनक में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप सभी दोस्तों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास। एनसीईआरटी में क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इतिहास। देखिए, हम बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप व्यक्तिगत रूप से या मेरे लगाव से ही आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग किसी तरीका से करके वीडियो को अगर नहीं लिखना पसंद है तो कम से कम इसे एक बार देखा करें। देखने से ये होगा कि देखिए आपकी समझ जो होगा ना वो विकसित हो जाएगा। ये मत सोचिए कि कोई पहला एग्जाम आया है इसमें देंगे तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कभी भावना अपने मन में मत रखिए। आज सबसे बहुत बड़ा चीज होता है ज्ञान रखिए। ज्ञान को कहाँ से रखिए? तो एकदम ज्ञान को जमीनी स्तर से रखिए। कारण ये है कि आजकल एग्जामिनर बहुत अपर लेवल का ना पूछ के जो छोटी छोटी किताबों में दिया है उसी से पूछ देता है। जैसे एनसीईआरटी में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा। तो एनसीईआरटी अगर ठीक है, आपका मन विचार नहीं लग रहा है, आपको इच्छा नहीं कर रहा है, तो कम से कम उस वीडियो को कहानी के माध्यम से सुना करिए। मत डाउन मतलब अपने कॉपी पे नोट मत करिए। इसके लिए मैं प्रॉपर आपको नोट बना के खुद दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कम से कम कहानी की तरह देखेंगे। मैं वादा करता हूं कि आपका जो इतिहास का जो बहुत सारा रहता है टेंशन कि इतिहास समझ में नहीं आता है, ये टेंशन से दूर हो जाएंगे आप। मेहनत से बनाया जाता है वीडियो। आइए व्यू देखिए तो 1 मिनट देख के चले जाइए, उससे मतलब नहीं होता। वीडियो को लास्ट तक देखिए कि वीडियो में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या किस मोड़ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, इस पे नोट करना है आपको। अन्यथा जी समझ में नहीं आती है। आपको पता है कि इसके आगे हमको पढ़ाना था। किसके आगे पढ़ाना था सर? हाँ, तो पढ़ाना इसके आगे था। किसके? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये तो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ब्लैक तो लिखा भी है ना, ब्लैक से चलेगा ना। हाँ, ये चलेगा, चल ठीक है। आपको पता है क्लास 6 का जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, क्लास 1 से लेकर 4 तक पढ़ा दिए थे। सॉरी, मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। ठीक है, 4 तक क्या कर दिए बाबू? हम पढ़ा दिए आपको, 4 तक पढ़ा दिए। यानी कि इसके आगे जो आपको पढ़ना है 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक, यानी कि 3 आज आप पढ़ेंगे। 3 क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे और 2-3 चैप्टर पढ़े बचेगा, 9, 10, 11, 2 चैप्टर बचेगा, उसको मैं करा दूंगा। उसके बाद खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आज ही सोचूंगा खत्म करने के लिए, ठीक है। चुनाव का दिन जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा कहानी है, कहानी को हटा दीजिए, कहानी के आगे देखिए। कुछ लोग शासक कैसे बने, यही देखना है। अगला आपका ये चैप्टर, अगला आपका टॉपिक का नाम है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो पहले के शासक क्या पहले लोकतांत्रिक था? पहले चुनाव होता था, या कि एक दूसरे को मार के ही राजा बना जाता था, या राजा का पुत्र ही राजा बनता था? इस तरह की कोई प्रक्रिया थी। इसी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ये इतना आपको नोट करना है। नहीं, जहां नोट करना है मैं यहाँ रफली यहाँ से रूल कर दिया, बस इतना ही नोट करना है। करेक्ट। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने अध्याय 4 में पढ़ चुका है, ठीक है। यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः उन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इच्छा प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये मेंस के काम में आता है, इतना आपको नहीं करना है। आपको यहां से लिखना, देखो, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचारण के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसे आप लोग रामायण देखो, क्या देखोगे? रामायण में एक यज्ञ होती है, यज्ञ में उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ लिखा भी है, ठीक। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में देखे थे कि राम ने एक घोड़े को छोड़ दिया था
कहा जाता है कि ये घोड़ा जिधर जिधर घूम के आएगा, अगर कोई से नहीं पकड़ा है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, राजा का। यदि कोई पकड़ लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। राजा के साथ क्या करना पड़ेगा बाबू, युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो केवल आपको यही याद रखना है कि राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ होता है, आप क्या क्या कहेंगे, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोगों से नोट नहीं होता है, इतना आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे आपने जिंदगी में। कभी एक बार सोचा आपने, सोचिए इस बात को, विचार करिए कि आप जब इतना समय नहीं दे रहे हैं अपने नौकरी के लिए तो क्या समझ रहे हैं, नौकरी हलवा है, नौकरी हलवा नहीं है। कह रहा कि यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, यज्ञ कौन कराते हैं, पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। मैंने पंडित द्वारा ये यज्ञ करवाया जाता था। पंडित पूजा पाठ के जरिए ही क्या करते हैं, घोड़ा को छोड़ते हैं। घोड़ा जितना एरिया में अगर घूम लिया वो एरिया राजा के कब्जा में आ जाती थी। एक और बात है, मान लीजिए को नहीं घूम पाया, कोई पकड़ लिया तो उसके साथ राजा युद्ध करेगा। अगर युद्ध में राजा हार जाता है तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, फिर उस राजे का हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, कि वर्ण क्या थे, तो वर्ण पे चर्चा होगी, कह रहा है कि इस समय दिख रहा है कि नहीं, छवि को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, हाँ अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना, अच्छा गंगा यमुना बार बार आता है, गंगा यमुना के क्षेत्र पे लोग क्यों बसते थे जानते हैं क्यों, क्योंकि जहाँ पे पानी रहेगी वहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहेगी। आप लोग पढ़े भी हैं मिट्टी में, खादर मिट्टी, बैंगन मिट्टी। तो जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पे फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो वहाँ के लोग खाने पीने में समर्थ होंगे। ठीक है, वहाँ पे सैनिक अच्छे अच्छे पालेंगे। और कृषि ही एक ऐसा चीज है, ठीक है, ये मेहनत के द्वारा हो जाएगा। और एक दूसरे को अगर बेचा जाए इधर से उधर, अगर आप करेंगे आयात निर्यात भी करेंगे तो कृषि का आयात निर्यात होगा, आसानी से चल जाएगा। ठीक है, अगर राजा को कर भी लेना होता है तो राजा कृषि के रूप में ही कर लेता है, उपज के 1/3 या उपज के 1/6 लेता है। ठीक है, चलिए किन क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मैंने कहा कि देखो जो ऋग्वेद में है तो उसे कहते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का आपको पता है कि 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक क्या था बाबू, ऋग्वेदिक काल। लेकिन मैं यही कहूं कि उत्तर वैदिक काल तो कहेंगे कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बाद जो भी ग्रंथ हो, जो भी ग्रंथ का रचना हुआ है ऋग्वेदिक काल के बाद, उसे कहते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। इनके अंतर्गत सामवेद, देखिए इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि बताइए कि वेदों की जो रचना है इनमें से किसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को ये बात पता होगी। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन होते हैं, तो सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है और अथर्ववेद आता है। ऋग वैदिक ग्रंथ में कोई आएगा तो कौन आएगा बाबू, वही आएगा कौन, जो आपके पहले से ही कहाँ है ग्रंथ, हाँ ऋग्वेद। कौन है, ऋग्वेद। ठीक, वेद में कितने वेद, 4 वेद। कौन कौन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये आपके क्या रहे वेद, तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। मैंने कह रहा है कि बहुत सारे बात बताया गया है, सामाजिक जीवन कैसा था नहीं था, रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इतना आपको नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ के कहा जाला, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नोट करके लिख लेंगे, आपका काम यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो कहे बताए कि उस समय निर्धन की श्रेणी में कौन आते थे,
चंडीधन के श्रेणी में यहाँ से लोग आते थे, पशुपालक से लेके मछली पकड़ने वाले से लेके, ठीक है। राजा की श्रेणी में कौन आते थे, तो ये देखिए व्यापारी की श्रेणी में कौन आते हैं, तो आप लोग देखिए वो अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे चैप्टर में कह रहा है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। पुरोहित ने क्या किया, लोगों को 4 वर्ग में बांट दिया, ठीक है। उसी क्या कहा जाता है, वर्ण। माने वर्ण कोई जन्म से नहीं है, वर्ण कोई जन्म से नहीं है, ये पुरोहितों के द्वारा बांटा गया है, पुरोहितों के द्वारा बांटा गया है, जिसको लेकर आज तक हम क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। जैसे कह रहा है यहाँ से कि उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। माने कार्य के आधार पर वर्णों का बंटवारा हुआ। कार्य के आधार पर किसका बंटवारा हुआ, वर्णों का बंटवारा हुआ। पहला वर्ण था ब्राह्मण, ब्राह्मणों का, उनका काम वेदों का अध्ययन करना या पूजा पाठ करवाना। तो पहला काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना। किसका, वर्ण, किसका, ब्राह्मणों का, ठीक है, ब्राह्मणों का अध्ययन और करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। जिनके लिए क्या मिलता था, उपहार, माने वही जो आप लोग दान उन देते हैं उसी को उपहार कहा जाता है। दूसरा स्थान शासकों था, शासकों का दूसरा स्थान किसका था, शासकों का माने क्षत्रिय का। किसका था, क्षत्रिय का, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, उनका काम होता है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय का काम क्या होता है, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। आप लोग डायरेक्ट डस्ट दे लिखिएगा, मैंने ब्राह्मण पहला क्या था, वर्ण ब्राह्मण, तो कहिएगा ये क्या कराते थे, तो पूजा पाठ कराते थे, ठीक है। दूसरा कौन था, क्षत्रिय, इनका काम क्या था, तो कहिएगा कि लोगों की रक्षा करना और युद्ध करना, ठीक है। तीसरे स्थान पर 20 या वैश्य थे, 20 या वैश्य थे। इनमें कृषक, ध्यान दीजिएगा, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। कह देगा कि निम्न में से कौन वैश्य के श्रेणी में नहीं आता है, तो आप वहीं कंफ्यूज आ जाइएगा। तो कौन कौन वैश्य के श्रेणी में आते हैं, एक आता है पशुपालक, एक आता है बाबू व्यापारी, एक आता है व्यापारी। इस बात को ध्यान में आपको रखना, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये बात नोट कर लीजिएगा, जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे उस दोनों का क्या करने का अधिकार था बाबू, तो कर सकते थे पूजा पाठ यानी यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का आता है। किसका आता है, शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। मानिए तीनों ऊपर के जितने वर्ण थे उनके सेवा करेंगे, ठीक है। खाना बनाएंगे, गोढ़ा दाबेंगे, उसे खेतों में काम करेंगे, उनकी बीवी को देख रेख करेंगे, ठीक है, उनके बच्चे को देख रेख करेंगे, यही इनका काम था, ठीक है। इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, यही नोट करना है कि पूजा पाठ करने का अधिकार किसको था, तो वैश्य और क्षत्रिय को। किसको नहीं था, तो कहेंगे कि सर ये जो शूद्र थे ना, इनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, यानी मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार इनको नहीं था, केवल ये क्या कर सकते थे, सेवा कर सकते थे। चलिए ठीक है। अब यहाँ कुछ बातें हैं, सुन लीजिए। हाँ देखिए, कह रहा है कुछ यहाँ राजा थे। देखिए जैसे कि जनपद कैसे बना, जनपद, जनपद आप क्या समझते हैं, जन का समूह को जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद। जैसे महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। जन का शाब्दिक अर्थ होता है लोग, माने लोग जहां बसते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू, जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र वो आगे है, दिखा देंगे, ठीक है। पुरातात्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, ध्यान दे, दिल्ली में पुराना किला, तो पहले याद रखें पुराना किला कहाँ है, तो दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जी खेड़ा, अंतर जी खेड़ा था कहाँ है बाबू, तो कहेगा उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर जो है ना उसके पास क्या है, अंतर जी खेड़ा। इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल गेहूं, क्या कह रहा है कि चावल गेहूं, धान और दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कह रहा है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी होते हैं। यही बर्तन है धूसर वाला। यही क्या है, बर्तन धूसर वाला, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है,
इस तरह के पत्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने, शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यही कह रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को उनके लिए किया था। अब कह रहे हैं कि महाजनपद, महाजनपद, ठीक है। आप जानते हैं कि महाजनपद क्या था? महाजनपद 16 महाजनपद था। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। आज जो 16 महाजनपद थे उनका जो चर्चा हुआ है अंगुत्तर निकाय में हुआ है। किसमें हुआ है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हुआ है। इससे बहुत नहीं चलता है बाबू, ठीक है। यहां से केवल पीडीएफ को पढ़ा जाता है तो जबरदस्ती खांच लेते हैं, ठीक है। महाजनपद कह रहा है कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में, आगे मानचित्र है दिखाएंगे, कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। कुछ महाजनपदों को क्या किया गया है? दिखाया गया। कह रहा है अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। क्या होती थी? राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो कहे बताइए कि उस समय जो महाजनपद के समय जो किलाबंदी किया जाता था उसमें किस किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा, लकड़ी का, ईंट का और पत्थर का, ठीक है। आपको एक साथ लकड़ी का हो सकता है, नहीं हो सकता है, तभी आप लोग क्या कर लेंगे? गलती मार के आ जाएंगे। इसी पे तो ध्यान देना है। एनसीईआरटी का मतलब ही क्या है? छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना, सिंपल बात है। अब वही आपको हम ध्यान दिलवा रहे हैं। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी किलाबंदी किए हुए थे। यही था आपका मैप, यही था आपका मैप। क्या बाबू? मैप। चलिए अब थोड़ा सा आपको मैप में क्या दिखना है, मैप में दिखाना ही तो क्या दिखाना है। देखिए ये सब नदियां कल आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। ये अवंतिका है। अवंतिका क्या है? उज्जैन। अवंतिका उज्जैन। ये चंबल नदी है। ये देखिए कौशल है उत्तर प्रदेश। ये वैशाली है। ये सब 16 महाजनपद है। जो 16 महाजनपद है उन्हीं को गिना रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वैशाली है, ये वजी है, ये अंग है, ये मगध है। देखो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? तो मगध। ये चारों के चारों कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। ये कौशाम्बी है जो उत्तर प्रदेश में, ये कौशल है, ये भी उत्तर प्रदेश में, पंचाल भी है उत्तर प्रदेश में, कुरु भी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये उज्जैन और अवंतिका दोनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है। इस बात कितना हो गया? 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 और नहीं दिया है का जी? 16 महाजनपद है लेकिन उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए कुछ ही लोग हैं, कुछ को दिया है तो कम से कम कुछ पे ध्यान दीजिए, कुछ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, कुछ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ा मगध कौन था? सबसे बड़ा जनपद में कौन जनपद था बाबू? तो याद रखिएगा मगध। क्या था? मगध। कौन जनपद था? मगध, ठीक है। यहाँ लिच्छवी गणराज्य नहीं दिया है। लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। लिच्छवी गणराज्य नहीं दिया है, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ना होगा, आगे पढ़ना होगा। कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ है। लगता है कि चित्र वाला गाना भूल गए हैं, ठीक है। कि जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए ये नहीं समझ आए। अतः महाजनपदों के राजा लोग समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूला करते थे। कह रहा है कि पहले ये था कि उपहार से ये अपना काम चला लेते थे, लेकिन समय समय जब भी आया, समय समय जब भी आया, ये क्या करने लगे? कर वसूलने लगे। कर वसूलेंगे कहाँ? तो दो ही चीज पे है, या तो लूट के माल पे वसूलेंगे, या तो दूसरा इनका कारण क्या था? अगर मोटा मोटी मैं एक बात बता दूं तो यही काम इनका और हो सकता है। क्या हो सकता है? कृषि पे। तो कह रहे कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे महत्वपूर्ण थे। करों पर लगाए गए, ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि कृषि पे लगाया जाता था।
प्राय उपज का 1/6 हिस्सा था। उपज का 1/6। यही सवाल पूछता है कि बताइए कि महाजनपद के समय कृषि पर कितना कर लगाया दे देगा? 1/3, 1/6, 1/4। यही आप लोग समझना, ठीक है। कह रहा है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। माने ये लोग 1 दिन काम करते थे। क्या करते थे? काम करते थे। किसके लिए? राजा के लिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और खेतकों को तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यही तो आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यही कह देगा कि कौन कौन टैक्स, किस प्रकार का कौन सा टैक्स देता था। तो यही जब टैक्स पता नहीं रहेगा तब क्या बता पाएंगे? कुछ बता नहीं पाएंगे, ठीक है। अब है मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ। मगध देखे ना आप लोग, बिहार में मगध देखिए, मगध ढूंढो। तो मगध को ढूंढ लिए हैं। कह रहा कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो कहेगा कि जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद तो कहेंगे मगध। क्या कहेंगे? मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो कहेगा कि मगध किसके किनारे रहते थे? तो गंगा और सोन नदियों के किनारे कौन रहते थे? मगध, ठीक है। कह रहा है कि यातायात, ख, जल वितरण और घ, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। ठीक है, पहले के लोग ऐसे इतना अच्छे थे कि हाथी को पकड़ लेंगे जंगल से, और जंगल से हाथी को पकड़ने के बाद क्या करेंगे? तो उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे कि मन युद्ध में ऐसे ऐसे लड़ना है, तो सीख जाते हैं। आजकल लड़कियों के पढ़ाओ जाता ठीक, आजकल लड़कियों के पढ़ाओ जाते कि वो बता नहीं पढ़ लस्तनी के, तो लेकिन समझ में नहीं क्या होता, एकदम बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। समझाएंगे कुछ और, करेगा कुछ और। आप कहेगा कि हमारा 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया है, भले न रही 10 नंबर से, लेकिन कोई 1 नंबर से रह नहीं। लेकिन समय रहते देखो, अब उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर मतलब टल गया, तो लग रहा है कि पेपर में नहीं होगा, उस तरीके से वो लोग व्यवहार करने। अरे अभी से लगो, ताकि पेपर रद्द माने पेपर लीक भी हो जाए अगला बार, तो कम से कम 130 तुम्हारा रहे, रिजल्ट तुम्हारा आए, ठीक है। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, याद रखे कौन? बिंबिसार तथा अजातशत्रु। बिंबिसार का ही लड़का था अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का था उदयन। यही कहाता है प्रकृति क्या करती है? अपने आप को दोहराती है, अपने आप को दोहराती है। जैसे सुनो, ये अजातशत्रु मार दिया बिंबिसार को, अजातशत्रु को मार दिया उदयन। कौन मार दिया? उदयन, जो कि अजातशत्रु का लड़का था, ठीक है। अजातशत्रु हुए अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने, देखो, नंद वंश का संस्थापक के बारे में जानते हैं आप? नंद वंश का नोट करके, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद। कौन था? घानानंद। घानानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है। कह रहा है का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो आपको यही नोट करना है कि सबसे शक्तिशाली राजा मगध की राजधानी क्या थी? तो कहेंगे राजगिरी, और दूसरा कहेंगे मगध में शक्तिशाली राजा कौन था? तो तीनों राजाओं का नाम लिख देना है, कौन किसका बेटा है, ठीक है। करें बाद में पाटलिपुत्र, उदयन जो था ना, उदयन जो अजातशत्रु का बेटा उदयन था, पाटलिपुत्र को राजधानी यही बनाया था। कौन? उदयन। सवाल पूछता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? आप क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे कि उदयन ने। क्या कहेंगे? उदयन, ठीक है। आज का पटना, ये भी सवाल पूछा है कि ठीक है, उस समय का पाटलिपुत्र आज किस नाम से जाना जाता है? तो आज किस नाम से जाना जाता है? तो पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कर 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, याद रखिए, पहले ही यहां नोट कर लीजिएगा कि सिकंदर कहां का राजा था? तो कहिएगा मेसिडोनिया का। सिकंदर कहां का राजा था? मेसिडोनिया का। ये भी सवाल पूछ चुका है, ठीक है।
विश्व विजय करना चाहता, मैंने इसका ये मतलब था, ये चाहता था ना कि विश्व में हमारे आगे कोई शासक ना हो, पूरा हम विश्व को जीत ले। सबको जीतते हुए आ गया था, और लास्ट में बचा था कौन? अपना भारत। और यहीं पे थे कौन? नंद वंश के एक राजा घानानंद था, उसके दरबार में रहते थे चाणक्य जी। क्या रहते थे? चाणक्य जी। मैं खेला यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी, कौन नदी? व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। एक कहानी कुछ अलग ही थी। तो कहेगा कि बताइए कि सिकंदर की सेना ने, बहुत बार सवाल पूछे, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो कह दीजिएगा व्यास नदी। व्यास नदी के पानी में चाणक्य जी एक ऐसे विष पदार्थ मिला दिए थे कि जो उसके सैनिक बह के पानी जा रहा था, सैनिक पिए तो उनका तबीयत खराब हो गया। तो अपने एक गुप्तचर से कहवा दिए कि जो व्यास नदी को पार करता है वो मर जाता है। यही वास्तविक भय यही था कि लोग क्या हुए, जितने सिकंदर के सेना थे उसको नदी को पार करने से मना कर दिए। इस बात को याद रखना है, ठीक है। किस नदी को? किस पे डेरा डाला था? तो झेलम नदी पे। किस पे डेरा डाला था पहली बार? तो झेलम नदी पे। किसको पार नहीं कर पाए? तो व्यास नदी को। अब मगध पढ़ लेता हुआ जी। क्या है वह जी? देखिए कह रहे कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वजी राज्य था। उसके नजदीक कौन था? वजी। दिखाए हैं आपको मैप में, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आपको यही पूछेगा कि वजी राज्य की राजधानी क्या थी? तो कहेंगे वैशाली। कहेंगे वैशाली। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ कहते थे। तो कहेगा कि बताइए कौन सी ऐसी 16 महाजनपदों में जो था जिसको हम क्या कहते थे? तो क्या कहते थे बाबू? जिसको गण या संघ। तो कौन है? वजी। पर गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। क्या कहलाता था? राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद करते थे। ये आप सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना जहां है वहां मैं ऐसे लगा दिया हूं, ठीक है। किस तरह करना है? शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यही तो नोट करना है। नोट करने वाली तो बात यही है कि कौन कौन बैठक में भाग नहीं लेता था। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर स्त्रियां नहीं लेती है, कमकार नहीं लेते थे, दास नहीं लेते थे, ठीक है। यही नहीं लेते थे। कह रहे कि बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय किससे पढ़ोगे? 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो कहेगा कि बताइए कि कौन से ऐसे दो लोग थे, ठीक है, जो गण या संघ से संबंधित थे। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ठीक है। कह रहे कि बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है? बुद्ध के साहित्य में। चल ठीक है। कह रहे कि वजी संघ का यह वर्णन क्या है? यहाँ कुछ एक पार्ट छूटा है, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, गण का मतलब क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ का मतलब संघ अर्थात संगठन। अब कह रहा है कि अजात शत्रु, क्या कह रहा है? अजात शत्रु और वजी संघ। कह रहा कि अजात शत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री, तो कहेगा कि अजात शत्रु के मंत्री कौन थे? तो कहेगा वस्कार था। कौन था? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो कहेगा कि अजात शत्रु वजी पर आक्रमण करने से पहले वो किससे सलाह लिए? तो गौतम बुद्ध से, ठीक है। अब उसका कौन मंत्री था? तो याद रखेगा वस्कार। कह रहा कि बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मैंने इनका कहने का मतलब है कि वो अपने प्रगति के मार्ग पे हैं,
क्योंकि नियमित रूप से सभाएं किया करते हैं। करके आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। ऐसा यदि आप जीवन में अपने करते हैं तो मैं लिख के देता हूं कि आप लोग भी आगे सफल होंगे। ठीक है। कह रहा कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर, तो कहेगा कि गण और संघ पर विजय किस शासक ने प्राप्त किया था, तो कहिएगा कि गुप्त शासकों ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम, देखो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं इसमें, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश। ठीक है। संघ पर विजय प्राप्त कर लिए और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिए। तो कहेगा कि बताइए गण को और संघ को, मैंने वजीब की बात कर रहा था, किसने अपने अंदर शामिल किया था, क्या कहेंगे आप लोग, डायरेक्ट कह सकते हैं गुप्त शासकों। ठीक है। अब कुछ अन्य बात है। अन्य बात क्या है, तो करें अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो कहेगा कि सबसे पहले भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रजातंत्र व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था कहाँ उपजी थी, तो याद रखिएगा एथेंस में। कहाँ बाबू, यूनान में एक एथेंस जगह है वहीं। ठीक है। तो क्या कहेंगे, एथेंस में। विश्व में कहेगा तो एथेंस में, आप भारत में कह देगा तो क्या कह देंगे, लिच्छवी गणराज्य। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो केवल यही याद रखना है कि दास लोग इसमें भाग नहीं लेते थे। इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इनकी उम्र होनी चाहिए लमसम में कितनी वर्ष बाबू, 30 वर्ष। ठीक है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। नए शासक लगभग 300 साल पहले आए थे। महाजनपद लगभग 3000 300 नहीं बोले, 3000 बोले ना, 3000 है। 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण, ठीक। दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300। कहेगा कि सिकंदर कब आया था, तो कहेंगे 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत कब हो गया था, तो जब 1500 साल आया, 1500 साल पहले गण और राज्य का क्या हो गया था। चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे आप, तो सर चैप्टर नंबर 6। कह रहे कि नए प्रश्न नए विचार, मैंने कुछ दिल में दर्द सा जगह है तो कुछ नए विचार भी होंगे और कुछ नए भावनाएं भी होंगी। सबसे पहले आप क्या जानेंगे, भावनाएं। चलो भावनाएं क्या हैं, आपके मन में क्या आती है। अनघा निकली सैर पर, एक अनघा लड़की है, यही लड़की है, चिलगोजर की तरह दिख रही है, साफ दिखती तो बात ही कुछ अलग है। लड़कियों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप ऑफलाइन में पूछिएगा, सामान भर के सामान उनका करते हैं। ठीक है, करते रहेंगे। ये कहानी नहीं पढ़ना है आपको, पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, देखिए पढ़ लो। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ जरूर लेके जाइएगा और सारनाथ जरूर दिखाइएगा। कितनी अच्छी माँ है, माँ तो सब अच्छी होती है। बुद्ध की कहानी क्या है तो सुन लो। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ बातें हैं, जान लीजिए, उसके बाद तो एडवांस हम लिखवाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में संस्थापक लिख लेगा सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इनका जन्म लगभग कब था, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे कि अजातशत्रु। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अध्याय 9 में देखेंगे
बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। इसी में से जीवन के सच्चे अर्थ को जानने के लिए निकले थे आपके महात्मा बुद्ध। मेहरारू क्या हुई थी, इनकी पत्नी सोई थी, ये छोड़ के ही भगे गए। तो ये तभी ये कहे थे सखियों मुझसे कह कर जाते। अरे तो कह के अगर कह के गए होते तो औरत जाने देती? रात में केवाड़ी तो खोला ही नहीं देती है, तो कहीं जाए देगी बाहर। कितना द्वार पर ना चाइल बा, कहना कि देखे जाए के बा, जाएंगे न, जाएंगे अभी तो पूरा बगलिए टोलेगी, पैसा नहीं ना लेके गए हैं लुटाने के लिए। बड़ा विडम्बना है भारतीय महिलाओं का। बुद्ध क्षत्रिय थे। हाँ, जानते हैं क्या कहता है? कहेगा कि बुद्ध किस वंश से थे, बुद्ध किस वंश से थे, तो कहेंगे सर ये क्षत्रिय से थे। कहेगा कि महावीर किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे। दोनों याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ था वहां के इनके पिता और माता राजा और रानी हुआ करते थे। इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी। एडवांस पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास 7 में है इसका पूरा विस्तार, तभी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से माफ करें मुझे, बुद्ध क्षत्रिय थे। वंश इनका शाक्य था, माफ करें, वंश इनका शाक्य था। महावीर का जो वंश था बाबू वो था जात्रिक। कौन था? जात्रिक। उनका वंश जात्रिक था। सॉरी गलती कौन था? क्या है? बुद्ध क्षत्रिय थे, वंश शाक्य था। ठीक है, अगर महावीर का पूछेगा तो उनका जात्रिक था। क्या था? जात्रिक। ये बात याद रखिएगा, हो जाता है कभी कभी। नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? छोटे से गण। कह रहा है कि उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो पहले बात सुनो, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े ना, तो इनको एक गुरु मिला। जब आ गए बिहार वाले एरिया में तो इनको एक गुरु मिला। गुरु कौन था? उसका नाम था अलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। आप नोट कर लीजिएगा, जिनको तेजी होगा नोट करिए, अलार कलाम। ठीक, अलार कलाम से इन्होंने पूछा कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। तो इन्होंने कहा कि जाओ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहां पे नदी है, ठीक है, बोध गया में। तो ये पीपल के नदी के किनारे बैठ गए। निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। उन्हीं के नीचे इनका क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। कहेगा कि दूसरे गुरु कौन थे? तो कहेगा रुद्रा। इनका दूसरा गुरु का नाम क्या था? रुद्रा। इस बात को क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। वो तो आपके ऊपर है, आप कितना ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा पेड़ था? पीपल। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। कौन थी? निरंजना नदी। कौन सी नदी थी बाबू? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी। आज जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध के नाम से जाने गए। कह रहे कि यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ। सारनाथ का पहले नाम था ऋषिपत्तनम। सारनाथ का पहला पुराना नाम क्या था? ऋषिपत्तनम। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार पूछा था, एसआई का सवाल है। कह रहा एसआई के वो उत्तर प्रदेश पूछला, एसआई में पूछा था कि बताइए सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना मैंने प्रवचन कहाँ दिया या उपदेश कहाँ दिया? तो सब लोग उसमें सारनाथ खोज रहे थे, उसमें सारनाथ नहीं था। उसमें क्या दिया था? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम। तो सारनाथ का पूरा नाम क्या था? ऋषिपत्तनम। इन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में। ठीक है, कुशीनगर अमृत। देखो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। ठीक है, सबसे पहली महिला जो बुद्ध धर्म को अपनाने वाली थी, इनकी ही मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके बेटा का नाम राहुल था। ठीक है, इनके माता का नाम महामाया था। ठीक है, इनकी पत्नी शायद यशोधरा थी। यशोदा की यशोधरा थी, ऐसा ही उनका नाम था। ठीक है, अब ये नहीं, अब ये क्या लिखेंगे कि वो ये जीवन भर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाती। इनका मृत्यु कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एक जिला है कुशीनगर। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि वहाँ पे एक इनकी ही शिष्या थी, उन्होंने खीर दिया, खीर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो खीर में जहर था, खीर में जहर था। लेकिन मान लीजिए कि उतना लैब नहीं ना था। आज ना लैब है कि टेक्नीशियन है कि पता चल जाता था कि खून में क्या मिला है क्या नहीं, लेकिन उस समय इतना नहीं था। उस समय इतना नहीं था। चलिए, करे कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। तो कहेगा कि किसने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, दुखों से दूर रहो। आजकल के नवयुवक जो हैं दुख में तो कौन सा तो है डायलॉग, हीरोइन क्या बोलती है? हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो हीरो को कहता हो मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। ठीक है,
और जब उम्र 25 पार हो जाते ना तब पता चलता है कि सोही के बर्बाद हो गल सब। 12,000 रुपया खेल, 12 घंटा काम करो, 12,000 रुपया कमाओ, आ घर में इज्जत कुछ नहीं, वही इज्जत होता है जो कुत्ता का होता है। खाने के समय कुत्ता को ही बुला लिया जाता है, अब 25 वर्ष के बाद वैसे ही आप लोग को बुला लिया जाएगा। देखिए, ऐसा हमारी इच्छा और लालसा वो जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने ये कहा है कि दुख, जीवन कष्टों से और दुखों से भरा है। हमारी इच्छाएं अगर सीमित होगी तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं रेलवे के लिए या कुछ पुलिस बनने के लिए, यदि आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपको दुख होगा। अच्छा, आप ये सोच ले कि हमको कुछ नहीं करना है, केवल खाने के भर का पैसा कमाना है, आओ बलियाओ, सुबह फल उतरता है मंडी में, उतारने के बाद 300 रुपये मिलेगा, जाके खाना और सोना दिन भर, कोई नहीं कुछ बोलने वाला है। तो जितनी इच्छाएं आपकी बढ़ेगी उतना तो तकलीफ होगा ना। ठीक, चाहत है ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए तो तकलीफ तो उठाना पड़ेगा। ट्रेन पकड़ो, दिल्ली जाओ, दिल्ली नहीं तो मुंबई जाओ, मुंबई में वो कहाँ रहती है वहाँ जाओ, फिर गार्ड से झंझट करो, मैंने बहुत सारा तामझाम होता है। ठीक है, कह रहे कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? हम जब बचपन में थे तो हमको एक लालसा था कि मुझे साइकिल मिले। क्या मिले? साइकिल। और जब साइकिलिया मिल गई तो कहता है कि ना हमको मोटरसाइकिल मिले। मोबाइल अलग पहले कौन चीज, ओप्पो को, वीवो के, लेकिन वैसे पेट भरता ना। अब OnePlus आयल बा, अब OnePlus के बाद आदमी कहे कि ना हमके एप्पल चाहिए। ए सूरत है, कौन चीज चाहिए? मोबाइल है, सिंपल बात करे खातिर, बात करने के लिए रखूँ। हम बस यही जानते हैं कि मोबाइल उतना होना चाहिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक उससे तो बड़ा दूर रहते हैं। थोड़ा मैसेज आ जाए या कभी टेलीग्राम तो अब आम बात है, आ जाता है तो ठीक है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि बहुत चिकन सेल्फी लेने के लिए लेंगे तो बड़ा ही है। हाँ, कह रहे हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की क्या करते हैं? इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा। तो सवाल ऐसा ही पूछ रहे कि बताइए कि हमारे लोभ और लालच को बुद्ध ने अपनी भाषा में क्या कहा है? तो कहिएगा तृष्णा। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से नोट करना है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। ये तो गलती बात बना हो, इन्होंने तो पाली भाषा को लिया था ना यार। किस भाषा में लिया था? पाली भाषा। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। एक बात सुनिए, बुद्ध ने जो अपना प्रवचन देने का वो भाषा लिया था, पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली। प्राकृतिक भाषा किसकी थी? तो प्राकृतिक भाषा उनकी थी। किनकी? तो कह सकते हैं महावीर स्वामी की। थोड़ा इस बारे कुछ चेक करना होगा इसको। ठीक है, ये स्तूप है। छूट नहीं हो रहा है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चित्र देखने से क्या मतलब है? ठीक है, अब देखिए, कह रहे कि सारनाथ स्तूप। चलिए ठीक है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। देखे ना, जो अभी देखे वो सारनाथ वाला स्तूप है, जो अभी देखे कटोरा की तरह, सारनाथ शब्द पहला वहीं दिए थे। ठीक है, और जब ये दिए थे ना तो इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन तो कहा जाता है कि बुद्ध के किस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो जो सारनाथ में पहला दिए थे उसी को। ठीक है, पर क्या अध्याय 11 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो 11 में पढ़ेंगे तो देखेंगे बाबू। कह रहा है किसा गौतमी की कहानी। माने किसा गौतमी एक महिला थी, उस महिला के घर में कोई मर गया था, उसका बेटा मर गया था, तो रोते रोते गई बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बुद्ध के पास गई, वो कही कि बाबा ऐसी बात है कि आप तो बहुत आध्यात्मिक है, ज्ञानी है, हमारे बच्चे को क्या कर दिए? जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि आप उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेके आइए जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। ऐसा उसे घर कोई मिला ही नहीं। ठीक है, यही उसकी कहानी है। ठीक है, यही उनकी क्या है? कहानी है। केवल आप लोग इसे क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे किताब का एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये हमको पढ़ाने वाला नहीं है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे,
जबकि अन्य योगियों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में सब कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, उन्हें इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में। इन्होंने कहा कि कुछ तो है कि मरने के बाद जीवित रहता है, मरने के बाद जीवित रहता है। तो मरने के बाद क्या जीवित रहती है बाबू? आत्मा। क्या रहती है? आत्मा। आत्मा रहते, इसी पे मिल गया है बॉलीवुड वालों को मिल गया है क्या? अच्छा से सिनेमा बनाने का फिल्म। ओकर आत्मा को उसमें घुसा देते हैं, ओकर आत्मा को उसमें घुसा देते हैं। जैसे एक आया था कंचना आया था, एक अक्षय कुमार का भी कोई फिल्म आया था, याद नहीं आ रहा है मुझे। है? हाँ, एक लक्ष्मी फिल्म आई थी। देखो हमारा टाइपराइटर बता देता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब चले आगे। चल ठीक है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो कहेगा कि आत्मा और ब्रह्मा का संकलन कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखेगा उपनिषद में। कहाँ? उपनिषद में। कह रहा है कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इस बात को एकदम अच्छी तरीका से आपको क्या करना है? नोट करना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठना। ये हो गया। कह रहा है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको यहां से। कह रहा है कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय संख्या, हाँ यही याद रखना है। कौन कौन सी है? 6। वैशेषिक न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। यही पूछता है कि बताओ कि पूर्व मीमांसा के जन्मदाता कौन है, उत्तर मीमांसा के जन्मदाता कौन है? जैमिनी का नाम सुने होंगे। ठीक है, कह रहा है कि दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, याद रखिएगा, ऋषि कणाद, गौतम, लाइन बाय लाइन। इसका कहाँ है? हाँ, वैश्विक और न्याय, ऋषि कणाद, गौतम। ठीक है, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। तो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 थे ऊपर और 6 था नीचे। मन एक का जन्मदाता एक का जन्मदाता एक। ठीक है, एक का जन्मदाता एक। वैश्विक 1, न्याय 2, 3 4 5 और 1 6। वेदांत या उत्तर में अच्छा है ना। तो कह देगा कि बताइए वैश्विक का कौन है? तो कहेगा कणाद। न्याय का कौन है? गौतम। संख्या का कौन है? कपिल मुनि का पूरा नाम। योग का कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का व्यास। ये ऐसे लाइन बना के आप लोग नोट करके, मेरा बात मानिए बाबू, इसको लिखिएगा। ये बहुत बार पूछा है, अब बहुत बार पूछता रहेगा। इसका मैं कराऊंगा भी आपको। ठीक है, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कहेगा कि विधाता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो कहेगा कि कौन सी महिलाएं हैं जो राज्य दरबार में वाद विवाद में भाग लेती थी? तो उस महिला को क्या कहा जाता था? गार्गी महिलाएं। क्या कहा जाता था? गार्गी महिलाएं। ठीक है, अब कह रहा है कि जैन धर्म। क्या कह रहा है? जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर के रूप में वर्धमान, इनका बचपन का नाम था वर्धमान और बाद में इनका नाम हुआ महावीर स्वामी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। ठीक है, ये जात्रिक वंश के थे। किस वंश के थे? जात्रिक वंश के थे। ठीक है, इनका जन्म या करम बिहार में हुआ है। अपने विचारों का प्रसार किया। वह हवाजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। ठीक, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे।
अब वृक्ष कहेगा तो साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष बाबू? साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे नदी थी रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी। तो यह नोट करना है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, बाद में इनका नाम महावीर स्वामी हुआ। कहा जाता है कि ये अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, ये किस कुल के थे? तो जात्री कुल के थे। ठीक है, जात्री कुल के थे। कहेगा कि बताइए कितना उम्र में घर छोड़ा? 30 वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष बाद, यानी 42 वर्ष में। जितना स्त्री से जल्दी दूर भागेंगे उतने जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 29 वर्ष में जब गौतम बुद्ध घर छोड़ दिए तब 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए कितना अंतर है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा विचार करिएगा। हमारा वीडियो तो सब लड़के देखती है, कहीं सर जी आपका वीडियो नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, हंसने के लिए मजाक कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। कह कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। बाप रे बाप, इन्होंने तो बड़ा बुर्बका ही बात कह दिया। कहे कि सत्य के जानना है तो घर को छोड़ दीजिए, घर को छोड़ दीजिए। बहुत कठिन था। ठीक है, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। अहिंसा, यही कहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी? तो वही समानता थी, अहिंसा। ठीक है, कह रहे कि महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ले हमरा के यहाँ तो प्रिय कब होला? जब जन्मदिन मन जाई तो मुर्गा बकरा कटा जाई, मछली कटा जाई। ठीक, कुछ होके चाहना होके मुर्गन के बड़ा बलि दियाला। ठीक है, तो सभी जीव नहीं जीते हैं। हमारे यहाँ मुर्गा मुर्गी तबे जीते हैं जब तक हम चाहते हैं। अगर चौहन जे कि ना जी हंस सांझी हाँ तन चाँप के। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। हाँ, याद रखिएगा, वहां पाली हटा दीजिए, वहां पाली लिख लीजिएगा। वहां एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा फालतू छाप दिया है। अब क्या बताऊं इनको? तो क्या लिखेंगे आप? पाली। क्या लिखेंगे? पाली। ठीक है, इनका लिखेंगे प्राकृत। इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। यह कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों ने प्रकृति के अलग अलग रूप में प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थी। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा को प्राकृत या मगधी कहलाती थी। तब प्राकृत को ही अर्धमागधी कहा जाता है। मलेच्छों की भाषा भी प्राकृत को कहा जाता है। ठीक है, कर के व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि क्या जानते हैं? पाणिनि के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? जान लीजिए पाणिनि क्या होता है। कह रहा है कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उसमें से प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो कहेगा संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने। ठीक है, कहा ले उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। तो कहेगा कि जो सूत्र ये खोजे थे, कौन खोजे थे? पाणिनि। किससे मिलते जुलते थे? तो कहेगा कि बीज गणित से, बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 साल के रूप में लिखे। चलिए लिखे। अरे तनी रूप रे, काहे लिए भाग जाता है तू लोग रे? प्यार से रहो, आराम से। चलो बच्चों देखो, भिक्षु है तुरी। भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने किया था? व्यापारी में। यही तो हम लोग के इम्पोर्टेंट होल। किसने समर्थन किया था? व्यापारी ने। किसानों के लिए इस नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि कीड़ा मकोड़ा सब खेत में रहते हैं। हेंगाइम जब तबो मर्जी है सब, पानी चलाएम जब तबो मर्जी है सब। इसका मतलब किसान पूर्ण रूप से चाह के भी इसको अपना नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन पर कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर
लिखी गई थी। मानचित्र 105 देखिए, यानी मानचित्र है नीचे, मानचित्र है 105। ठीक है, अरे संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो संघ नामक संगठन दोनों ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था? दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो कहेगा कि संघ का निर्माण किसने किया था? तो दोनों ने किया था। किसने किया था? दोनों ने किया था। तो किसके लिए किया था? तो कहेगा सर जो घर छोड़ देते हैं ना, जो घर छोड़ते हैं, घर छोड़ने के बाद जो रहेंगे उनके लिए ही किया गया था। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में, कहेगा अच्छा ये बुद्ध का किताब है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। नाम बोलो, बुद्ध के किताब कितने हैं? हम सुनो, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। एक जातक है, तो जातक में उनकी जीवनी के बारे में है। तो इसमें से एक विनय पिटक है, जाओ एसआई में खोज लो, ये नोट करो, पेपर तुमको नेट पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमसे कहिएगा। ठीक है, ये दिया था, बताओ इस संघ के नियमों का उल्लेख बुद्ध के किस किताब में है? तो कहिएगा सर विनय पिटक में। किसके है? विनय पिटक में नामक ग्रंथ में क्या बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया है, उसमें ही दिया गया है। ठीक है, कह रहे कि पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में एक स्त्री को इसमें शामिल होने के लिए पति से लेना पड़ता था। कौन चीज? आर्डर। आजकल जौन में शिव चर्चा आइल बा, कि पति खैले बना कि नहीं खैले उससे मतलब नहीं खे, लेकिन पूरी महिलाएं कहाँ टूट पड़ी हैं शिव चर्चा पे। केहू के घरे शिव चर्चा हुई तो दूगो चीज तो मिली। का मिली? दे बबुआ, एगो चाय मिली, एगो नमकीन मिली, एगो बिस्कुट मिली। ठीक, अब महिला इस पे खुश। कोई महिलाएं तो इसको धंधा भी बना ली हैं, गाती हैं, जो पैसा चढ़ाते हैं उसको ले आके घर पे खा लेती है। ठीक है, कुछ महिलाएं जो हैं उसको मंदिर में लगाती है, जैसे कि हमारे भी माता इसमें शामिल हैं। तो लोग आते हैं तो एक मंदिर बनवाई है अपने ही मने बल पे, अपने ही पैसा से क्या बनाई है? मंदिर बनाई है। ठीक है, तो शिव चर्चा में के से पूछे की जरूरत नहीं है, जाए सिंपल बात है, ऐसे बताती हैं घर की महिलाएं। हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? फलाना घर शिव चर्चा पे हमारा जाए के बाद ई ना कहे सके जाइम कि ना जाइम ना, बात तोरा मुंह मरलस, जाइम हम जाइम में बड़ा बात होता है आजकल। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन की एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही उनका दिनचर्या था। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानिए। जैन शब्द का मतलब होता है जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता शब्द से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। अच्छा ये है। हाँ, बिहार क्या होता है? जहां घूमने जाते हैं उसे बिहार कहते हैं। जहां घूमने जाते हैं क्या कहते हैं बाबू? बिहार कहते हैं। अरे आवाज जा रहा है ना? चलो ठीक है, जहां घूमने जाते हो बिहार। कह रहा कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में क्या करते थे? निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु या भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? बिहार। तो तुमको सीढ़ी पिया ही नहीं याद रखना है। जहां लोग बसते हैं उसे बिहार कहते हैं। यहाँ लोग बसते हैं वहां बिहार कहते हैं। घूमने वाली जगह को भी बिहार ही कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आप पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। पूजा स्थल को चैत्य। कह रहे कि आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो कहे शुरुआती में बिहार का निर्माण किससे किया गया था? तो कहिएगा लकड़ी से। आप लोग समझिएगा कि सर लकड़ी ये तो नहीं था, माफ करिए, ये तो नहीं था, पत्थर नहीं था, ईंटा नहीं था, तो पत्थर तो था ही, पत्थर से ही बनाते होंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। किससे? मैं लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। ठीक है, पहाड़ी खोद आश्रय। हाँ, कुछ इसमें शब्द है, याद रखिए।
यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इस आश्रम का किससे है? जीवन के एक चरण से है। यहां से देख लीजिएगा, पराय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यही आपको याद रखना है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ये चैप्टर का लास्ट में कुछ दिया रहता है, एटलस में ईरान ढूंढो, तो ईरान क्या ढूंढना है? आप लोग खुद ही ढूंढो ईरान को। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी विचारों को संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में जानते हैं। तो जानते हो सवाल का पूछता है, पूछेगा कि अवस्था किसका है? तो कहेंगे कि ईरानियों का। किसका है? ईरानियों का। ईरानियों में किनका अवस्था है? तो याद रखिएगा, जैन अवस्था किनका है? ईरानियों का नामक ग्रंथ मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। हमारे यहाँ शांति छोड़ के बाकी सब चीज बनता है। शांति छोड़ के बाकी सब चीज बनता है। पर 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। तो पूछेगा कि यहाँ के सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। पारसियों के पूर्वज हैं। अब अध्याय नंबर 7 देखेंगे। अध्याय नंबर 7 देखेंगे। थोड़ा तू टाइम देख तो बबुआ, टाइम देख। 1 घंटा हो गया, चलो इसको जल्दी से निपटा देंगे। कह रहा कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या कर दिया? युद्ध करना छोड़ दिया। रोशन के रुपए जन्मदिन में कुछ कहानी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम कह रहा है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यही था अशोक के सारनाथ का बनाया गया स्तंभ। देखे 1 2 3 गोनिया हो। बाप रे बाप, तो यही भागा था कि बुझाया था कि मैंने। हाँ ठीक है। करक इतिहास के रुक भाई, करक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा समुद्रगुप्त होगा। कहाँ कौन होगा? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। लगभग इसका दादा है, यानी कि अशोक के कोई पिता ही होगा। अशोक कोई पिता होगा। तो अशोक के पिता कौन थे? एक था बिंदुसार करके। कौन था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं थे बाबू, बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। अब बिंदुसार करके कौन था? अशोक। कौन था? अशोक, ठीक है। तदे ना हुआ था। लगभग 2300 साल पहले की चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखते हैं। तो याद रखिएगा, कहेगा कि नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की किसने सहायता किया था? तो याद रखिएगा आप, किसने? कौटिल्य चाणक्य ने। कौटिल्य चाणक्य ने अपने एक किताब लिखा, उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने अध्याय में है? तो 15 अध्याय में। लिखते रहो, कितने अध्याय में है बाबू? 15 अध्याय में है। इसमें किसकी चर्चा है? तो कहेंगे कि इसमें राजनीति की चर्चा है। किसकी चर्चा है बाबू? राजनीति। इसमें किसकी चर्चा है? राजनीति की, ठीक है। चलिए, वंश कह रहा है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। इस बात को क्या करना है? ध्यान देना है। ये नोट डाउन करिए, कभी कभी दे देता है क्रम से सजाने के लिए, ठीक है। कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं द्वारा ढूंढी है और उनकी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे।
तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, हाँ देखिए, कह रहे कि मौर्य साम्राज्य का उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्रति स्थल है। यहाँ पे कुछ लिखा होगा नीचे में, हाँ कहा था कि अगर जहाँ पीला बनल बा तो वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, और जहाँ काला पड़ल बा वो महत्वपूर्ण नगर है, महत्वपूर्ण नगर है। तो कहे के बता कि अशोक के कहाँ से अभिलेख नहीं मिलल, तो कैसे पता चले तो हम लोग के, तो सुनो लो कहाँ से मिल, देख लो, देखो मनसेहरा से मिलल बा, नोट करते रहिए कहाँ कहाँ से मिला है। मनसेहरा से मिला है, ठीक है, शाहबाजगढ़ी से मिला है, ठीक है, लंपक से मिलेगा, और कंधार से, कहाँ से मिला है, कंधार से, कहाँ से मिलेगा, यानी मैं भारत के बाहर देख लूँ, भारत के बाहर देख लूँ तो कितना, 1 2 3 4, भारत के बाहर कितने से, 4 जगह से। फिर कलसी उत्तर प्रदेश, मेरठ, टोपरा, क्या है बहापुर, ठीक है, बहापुर हो गया। उसके बाद देखिए ये लुम्बिनी, ठीक है, रामपुरवा, लौरिया, आर्यराज, सारनाथ हो गया, सारनाथ, कौसम्बी, कौसम्बी के बाद कौन है, गुजर के बाद क्या है, रूपनाथ, रूप के बाद सांची के बाद पनगुरिया में गिरनार की यहाँ पूरी में देखिए, धौली में और जौगढ़ में, धौली और जौगढ़ में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में सोपारा, फिर उसके बाद सन्नत, उसके बाद मस्की, कर्नाटक में है शायद मस्की, कर्नाटक में कहाँ है मस्की, एरा, गुडिग और ब्रह्मागिरी। सबसे दक्षिण में ब्रह्मगिरी, सबसे उत्तर में मनसेहरा, सबसे पश्चिम में कंधार, सबसे पूरब में धौली। यही थे अशोक के कौन सी, शिलालेख गिन लेना, 14 शिलालेख होना चाहिए, 14 सदिक नहीं ना है, अच्छा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, वो 14 वो दूसरा 14 शिलालेख है। मैंने कहाँ अभिलेख, ये अभिलेख थे, शिलालेख 14 थे, क्या थे बाबू, शिलालेख 14 थे, ठीक। लेकिन अशोक जहां जहां अभिलेख लिखवाया है वो स्थान आपको दिया गया है, उसको याद में रखना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन क्या था, देखते हैं प्रशासन में कुछ था कि नहीं था। साम्राज्य क्या था, प्रशासन, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। कह रहा कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रकार के अलग ढंग से प्रशासन किया जाता था, उतना जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए जो आपको पढ़ना। हाँ, कह रहा है कि इन सबके ऊपर सम्राट था, किनके ऊपर, तो संदेह हुआ को एक जगह से दूसरी, अच्छा चलिए पढ़ा ही देते हैं। शासन किया जाता था, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक कौन थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ले जाते थे, दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या था, कई छोटे साम्राज्य और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कहे छोटे छोटे जो प्रांत थे वो कहाँ से शासन किया करते थे, तो उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां का राज्यपाल कहा जाता है। कि सबसे पहले उज्जैन का राज्यपाल ही कौन था, अशोक था। कौन था, अशोक बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही माना जाता था, ठीक है। यहाँ से कुछ बातें और है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर भारत किसके लिए, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोना के लिए। दक्षिण भारत में सोना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। नजराना क्या होता है, तो नजराना के बारे में सुन लीजिए।
कह रहे कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो देखो कर जो होता है, कर और नजराना में अंतर क्या था? नजराना अपने इच्छा से कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन कर सरकार द्वारा या राजा द्वारा एकदम लगाया ही जाता था कि उतना आपको देना ही देना है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो कहेगा पहला सवाल कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ से आया था? तो पश्चिमी एशिया से। इसकी किताब का नाम क्या था? तो इंडिका। इसकी किताब का नाम क्या था बाबू? इंडिका। ठीक है, इसी किताब का क्या नाम था? इंडिका। ये बात याद रख, ठीक है, इंडिका। ठीक है, कह रहा है कि मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, यह हमें उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने, ये बहुत माने राजा का बखान किया है, ठीक है। कह रहा है यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। कौन? पाटलिपुत्र। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। एक बार सवाल पूछा था कि बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य घर किससे बना था? चंद्रगुप्त मौर्य घर किससे बना था? तो लकड़ी से। लकड़ी से बना था। राजा का महल भी काठ से बना है। यहाँ लिखा भी है कि राजा का महल किससे बना था? काठ। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बन गया? तो बना कैसे? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगर भाषा कही तो प्राकृत, अगर लिपि कही तो ब्राह्मी लिपि। लिपि तो खरोष्टी में भी लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में है? ब्राह्मी लिपि में। तो एक बार सवाल पूछा था कि बताइए कि अशोक ने सबसे ज्यादा किस, अपने अभिलेख को लिखवाने के लिए सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो क्या कहेंगे आप? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, करे कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। करे कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कितने साल बाद? 8 साल बाद। लगभग मैंने 90 साल, क्या है 90 साल। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। बाप रे बाप, समझ रहे हैं यार? मतलब 1 लाख, मतलब इनको ऐसा लगता है कि लगाता कि मैंने मच्छर मार दल बन से 1 लाख। सोचो कि 1 लाख लोग जहां मर जाएंगे वहां कितना मतलब भयानक रूप होगा, कितना लाशें देखिए, कितना खून खराबा हुआ होगा। ठीक है, ठीक। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इससे मुझे क्या हुआ बाबू? अपार दुख हुआ। अपार दुख होने के बाद क्या किया? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। बहुत ज्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं। कह रहे कि जो लोग अपने संगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति क्या है, दवाएं देते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया हूं। तो कहेगा कि अशोक किस युद्ध के बाद छोड़ दिया? तो कहेगा सर अशोकवा तो कलिंग के बाद छोड़ा था जी। किस युद्ध के बाद? कलिंग के बाद छोड़ दिया था। क्या करना? युद्ध करना। और दूसरा कहेगा कि ये बताइए कि किसको अपनाया था? तो बुद्ध धर्म को। किसको अपनाया था बाबू? बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। ठीक है, किसका पालन किया था? धर्म का। किसका पालन किया था? धर्म का। आज बोर्ड साफ करना है। ठीक है, कह रहे कि मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द है जो धर्म का प्राकृत रूप है। याद रखिए, उस समय अशोक को समझ में आ गया था ध्यान दें, उस समय अशोक को समझ में आ गया कि मार काट से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी कुछ होगा भाव और प्रेम से ही होने वाला है। लेकिन आजकल आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि भाव प्रेम बनाने से होगा
तनी तनी बात में बाहें चढ़ाने लगते हैं, फलाना हैंगा कोई दिल बा, अरे चलो तनी करके बताए। आज झूठो मूठो के दो चार चिटपुटियो ले लेते रहो, साथा दो चार चिटपुटिया ले लेंगे, आ जाएंगे दो चार तबड़क मारेंगे, हो गया भाई गुंडा ही बहुत बड़ा गुंडा है हम, बहुत बड़ा गुंडा। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, गुंडा का मतलब गुंडा होता है, तू लोग चिटपुटिया है। मम्मी हमारी कहती है कि टिनहिया हीरो, उसमें तू लोग टिनहिया हीरो है, ठीक है। अब कह रहा है कि अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम, ये तो जानते हैं कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। अशोक ने यह कह दिया था कि हिंसा और खून खराबा को देखकर अशोक ने युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि कोई भविष्य में वो युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ये तो बता ही चुके हैं कलिंग। अशोक का धर्म क्या है, अशोक का धर्म क्या है, देखिए बुद्ध के उपदेश पर चलना ही, बुद्ध के उपदेश पर चलना ही अशोक का क्या है, धर्म है, क्या है, धर्म है, ठीक है। इसलिए उन्होंने धम्म महामता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति कर धम्म महामत का क्या किया, वीडियो दिखाओ तो, ठीक है। धम्म महामत नामक अधिकारी की क्या किया, नियुक्ति की, क्यों, अशोक ने, और जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। इन्होंने धर्म की शिक्षा के लिए अपनी बेटी संघमित्रा, ठीक है, और इसका पुत्र नाम, उसका पुत्र का क्या नाम था, हाँ तेवरा, महेंद्र तेवरा इसका बेटा का नाम था शायद, ठीक है। कह रहा है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, याद रखिएगा यही नोट करना है, सीरिया पहले निकाल रहे हो, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, कहां कहां, एगो दूगो तीन गो चार गो, लिख लीजिएगा। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे, तो संदेश यही था, एक दो पढ़ के सुना देते हैं, बाकी संदेश आप पढ़िएगा। कह रहे हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जन यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, सर कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख, हाँ ये कहा था, ये अशोक ने ये कहा था कि जिसका धर्म जितना अच्छा है वो किसी और के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपना अलग अलग धर्म मान सकता है, क्योंकि सबका धर्म सबके लिए श्रेष्ठ होता है, सबका धर्म सबके लिए श्रेष्ठ होता है, ठीक है। कह रहा है कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। यहाँ भी कुछ लिखा है क्या, अशोक के धर्म आवश्यकता नहीं है, व्यवहार की शिक्षा निर्देश दे, बुद्ध के, यही है। नंदी की मूर्ति टाइप का है, किसके रूप में है शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये नंदी के मूर्ति टाइप का नहीं दिख रहा है, ठीक। अब देखो कई ने कौन अफवाह सुना दी कि नंदी के काना में बोलने पे काना नंदी सुनता है, बुर्बाक है, किसी का तो घाट नहीं पड़ता है, तुरे नंदी को दूध पिलाएगा तो पिएगा नहीं। सुनो, एक धूप में तुम जाओ, खूब ईंटा रख दो, उसको लाकर थोड़ा उसके पास पानी रख दो, सारा का सारा पानी ईंटा नहीं सोख लेता है। काहे तू कौन साइंस में तू लोग रहता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से क्या है, उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। चलो देख रहा से क्या मतलब है। कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के उभरने था थोड़ा पहले, लगभग 24 वर्ष पहले चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, 24 वर्ष पहले। इसे बनाने के उद्देश्य से उत्तरी सीमा पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 1000 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने थे। बुर्ज माने घर टाइप का। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैया से कैसे भिन्न था, ये आप लोग लिख सकते हैं। यही था आपका, ये देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। कुछ मैं चले विश्व का मैं पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे कि काला सागर, ये काकेकस पर्वत क्या है, दिया है ना, काकेकस पर्वत, डार नदी, ठीक है, वाइजेटियम, ठीक। ये क्या करे, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। ये वाला मार्ग ये कुषाणों के नियंत्रण में था, और ये वाला मार्ग महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था। ये सब 2-4 बात है, इसको देख लीजिएगा, देखेंगे तो आप लोग काम चलेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ लिखा है कि चीनी, भारत, ईरानी, अरबी, फ्रांसी, ये सब फलाना ठेकाना। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च था अन्य मिसालों के नियंत्रण से महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, कह रहे कि मानचित्र में पोडुका दक्षिणी भारत में ढूंढो, अरिका मेडुका यह रोमन नाम था। ठीक है, और एक अध्याय 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अध्याय 8 देखेंगे कहाँ है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कितना मौर्य समाज का पतन कब हो गया था? 2200 वर्ष पहले पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक क्या रहा? हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशिया लोगों का शासन स्थापित हुआ। किस वंश का स्थापित हुआ? शक वंश। शक, पहलव, कुषाण, याद रखें। शक, पहलव, कुषाण, इनको लाइन में सजाने के लिए देता था। शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। मैंने अध्याय 10 में देखेंगे। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में आरंभिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायकों का, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग, हासिंग, मनसूख शाह, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद देखिए वहां 3 आए थे, शक, पहलव, कुषाण। पहले कौन आए थे बाबू? शक, उसके बाद आए थे पहलव, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण। शक, पहलव, कुषाण। यहाँ पे सबसे पहले कौन आए? तो कहेंगे सर शुंग वंश आया। कौन आएगा? शुंग। शुंग के बाद कौरव, शुंग के बाद कौरव। कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना न हो गई। ठीक है, कि पश्चिमी भारत, मध्य भारत पर शासन कर रहे सतवाहन महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? महाराष्ट्र में। शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सतवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक क्या टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलो, याद रखिए, चोल, तमिलनाडु, चेर, तमिलनाडु, पांड्य, देखो चोर, चोर, देखो चोलो, चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों कहाँ रहे हैं? दक्षिण भारत में। ठीक, ये कहाँ रहे? तीनों दक्षिण भारत में। ठीक है, कह रहा है ये देखो सुनो, ऐसे थे, यहाँ थे चोल, यहाँ थे चेर, यहाँ थे आपका पांड्य। ठीक है, लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा कई और भी छोटे छोटे राज्य थे। कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत होगा यहाँ देख लेंगे। ये आप लोग पढ़िएगा। ये पांडुलिपि देखिए, शक द्वारा जारी किया गया सिक्का था। ये सतवाहन द्वारा जारी किया हुआ सिक्का था। ठीक है, इसमें एक बार आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए इनके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ना है। अब खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल, ये लास्ट चैप्टर है आपका। कितना है लास्ट चैप्टर? कितना टाइम हो गया जी? 23 मिनट। चलो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, लोहार के को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जला रही थी और औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को पीट रहे थे। आप लोग देखिए, लोहे के औजार और खेती, लोहे के औजार और खेती। कह रहा है कि लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इसे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ। लोहा की खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुई है बाबू? उत्तर वैदिक, ये भाई रुको, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई है? तो कहेंगे सर लोहा की। किसके? ये लोहा के। देखिए ये क्या है? ये चिमटा है, खाना बनाने के लिए भी काम आता है। ये क्या है? तो ये कहेंगे सर टांगी है। ये क्या है? तो हंसुआ है। क्या है? हंसुआ। इसको देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि गाँव में कौन रहते थे? गाँव में कौन रहते थे? हम ही लोग रहते थे। ठीक है, गाँव में कौन रहते थे? कह रहा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाला कहा जाता है। यही नोट करना है। ठीक है, भूस्वामियों को किस नाम से जाना जाता था? वेलाला। साधारण हलवाहों को उड़वार, ठीक, जो हर से जुड़ते थे उसे क्या कहता है? उड़वार। और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और आदिमलाई कहलाते थे। आदिमई
कहलाते थे। इस बात को नोट करके रखना, ठीक है। कह रहा कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक का मन। हाँ, सवाल ऐसे पूछता है ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। जब सवाल आपको कराएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ग्राम भोजक, ग्राम भोजक, ठीक है। कल इस पे सवाल लेके आएंगे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति। तो कहेगा कि बताओ कि बाबू कृषक को क्या कहा जाता था? तो गृहपति। कृषक को गृहपति कहा जाता था, ठीक है। हेलो, पढ़ा रहे हैं, रखिए, पढ़ा रहे हैं, हो गया जी। गृहपति कहा जाता था, ठीक है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ व्यक्ति थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं कैसी थी? तो याद रखिएगा, नोट करके लिखें कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य। तो कहेगा कि संगम साहित्य किसका है? तो कहेगा तमिलों का। किसका है? तमिलों का। दिख तो रहा है तमिलों का, ठीक है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै तमिलनाडु में, कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में है, कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का उल्लेख है यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। करे कि नगर क्या कहती है? कहानी या तर्क वृत्तांत। करे कि तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, हमने सुना है, ठीक है। प्रचलित क्या है? बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है, ठीक है। करे के नीचे सांची की मूर्तिकला का दिया गया। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे, ठीक है। और 2 ही अध्याय बचा है, 9 और 9, 10, 11, 3 चैप्टर बचा है, ठीक है। ये देख लो, ये ऊपर देखें आप लोग, यही है, देख ली, ठीक है। देख लिए, ये पत्थर को काट काट के नक्काशी बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ, कह रहे कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अस्थायी मछुआरे ही यहाँ जहाज लेके जाते थे। ये आपका पढ़ने लायक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहे कि पत्तनों पर वह गया और उनके बारे में उसने, और उन सभी के बारे में उसने लिखा है। क्या लिखा है? कि भारूच ढूंढो। क्या ढूंढो? भारूच। देखो, ध्यान दो, भारूच बंदरगाह थे। क्या थे? भारूच बंदरगाह। तो नीचे मैप होगा तो भारूच को भी ढूंढ लिया जाएगा, नहीं होगा तो बाद में भारूच को दिखा दिया जाएगा। कार्य के पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो कहेगा कि सबसे पहले कौन से सिक्के बनाए जाते थे? तो कहिएगा कि आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां या आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा। यही सिक्का है, देखो वीडियो दिखा तो, हाँ यही सिक्का है, देख लो। अब जितना दिख रहा है उतना दिख लो, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। कह रहा है कि नगर अचानक गतिविधियां के केंद्र, ठीक है। नगर अनेक गतिविधियां के केंद्र, अनेक है, अनेक। कह रहा है कि अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दुम की रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। यही बात नोट करना है। मथुरा के चारों ओर क्या था? किलेबंदी किया गया। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अगर अभी मैं पूछ दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेकेंड शिफ्ट में दिया था कि मथुरा किसके संपर्क में था, मथुरा किसके संपर्क में था, तो याद रखिएगा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो ये जब राजधानी बनी कुषाणों की, तो शासन व्यवस्था कौन चलाते थे? कुषाण। ऑप्शन में था 18 के सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल था, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, ठीक, पढ़ेंगे अगले अधिकार में। शिल्प तथा शिल्पकार क्या करते थे? तो कह रहे कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और
सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। इसी को कहते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक है, कभी कभी धूसर मृद भांड भी कहा जाता है, धूसर मृद भांड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। सवाल पूछेगा तब हम नहीं जानते, आप लोग जानिएगा। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये व्यापारी जो संघ बनाए उसमें क्या कहा जाने लगा बाबू? तो श्रेणी। क्या कहेंगे? श्रेणी कहे जाने लगे। ठीक है, कह रहा कि श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। कहेगा कि बताए कि जो लोग पहले पैसा जमा करते थे उसका क्या नाम से कहेगा? श्रेणियां। ठीक है, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। कह रहे कि उत्तरी काले चमके पात्र क्या था? यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। उतना याद आपको रखने की जरूरत नहीं है, और मात्र 2 ही है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु बंदरगाह था। अरिकामेडु क्या था बाबू? एक बंदरगाह था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहे कि अरिकामेडु क्या है? पुदुचेरी में ढूंढो। पुदुचेरी कहाँ है? तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ ऐसा जाएंगे तो यही है पुदुचेरी। ठीक है, ढूंढो। पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। कहेगा कि बताइए कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन था? तक आप क्या डालेंगे? अगर भारूच दे देगा तो भारूच मारिएगा, अगर पूर्वी के कह देगा तो अरिकामेडु, आप भारूच कह देगा तो गुजरात वाला एरिया में भारूच था। ठीक है, यह दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। तो भाई बंदरगाह पोहिन हुई। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो कहेगा कि एरेटाइन क्या थी? तो कहिएगा कि एक मुहर था। क्या था? एक ऐसा बर्तन था जिसपे मुहर लगा होता था। यही था बर्तन। देखिए, यही थी मिट्टी की बर्तन। ठीक है, अब ब्लैक मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ये देख लीजिएगा, अन्याय किया था। ये देखिएगा, कह रहा है रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आगस्टस ने, कौन था? अगस्टस महत्वपूर्ण शासक, करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। किसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है? यह कहेगा कि मानिए 2000 साल पहले किसको ईंटों का शहर कहा जाता था? तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ईंट से बना हुआ एक शहर घर, और ये आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। ये सब तो दिख ही रहा है, ये सब अच्छा से दिखेगा। ठीक है, अच्छा से देख। ठीक है, लास्ट, यही लास्ट है, खत्म। ठीक है, कह रहा है कि अंगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अंगस्टक ने बड़े बड़े रंग मंडल माने कौन सी? एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, देख रहे भाई, बड़े बड़े जलवाही क्या है? सेतु, एक वायडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये रहा चैप्टर आपका खत्म। जो 3 चैप्टर इसके आगे हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, उसको आप आसानी से कर जाइएगा। वीडियो को देखिए। कहानी की तरह देखने में क्या है, आपकी जिंदगी पूरा थोड़ी ना मांग रहे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।